गुमराह एपिसोड 213। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था कि बाहर से गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम चौंक कर उठा और खिड़की से झांक कर यह देखने की कोशिश करने लगा कि गोली किसने किस पर चलाई थी, लेकिन बाहर का मंजर देखकर मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। ग्रेगरी और हैम्फ्रे इस कदर जल्दी में गए थे कि उन्होंने जाते हुए इमारत का बैरूनी दरवाज़ा भी बंद नहीं किया था, और अब उस खुले हुए दरवाजे से एक नहायत सेहतमंद और तवाना कवियल जस्सा नीग्रो अंदर दाखिल हो रहा था। हैयत उसकी कुछ ऐसी थी कि खामखाई दिल पर दहशत तारी होने लगती थी। उसने दोनों हाथों में बाहर निगरानी करने वाले दोनों पुलिस के जवानों की गर्दनें दबोच रखी थी। उसका ढील डोल और तनोतोष ऐसा जबरदस्त था कि वो जवान उसके पंजों में फंसे बेबस परिंदों की तरह फड़फड़ा रहे थे। नीगरो के दाएं बाजू से खून बह रहा था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि इन जवानों ने उस नीगरो को इमारत में दाखिल होने से रोकने की कोशिश की थी, और जब वो उनके रोकने से नहीं रुका तो उन्होंने धमकाने के लिए पिस्तौल निकाल लिए होंगे। उस पर भी वो बाज न आया तो उनमें से किसी एक ने फायर करके उसका बाजू जख्मी कर दिया होगा। चूंकि मैंने एक ही फायर की आवाज़ सुनी थी, लिहाजा मैंने यही नतीजा खस किया था, मगर पिस्तौल की गोली भी उससे आफाम गेंडे को रोकने में नाकाम हो गई थी। वो दायां बाजू जख्मी होने के बावजूद उन दोनों की गर्दनें दबोचकर उन्हें भी अपने साथ अंदर खींच लाया था। दरवाजे में दाखिल होकर उसने दोनों को झंझोड़ कर जोर जोर से 2-3 झटके दिए और फिर मुर्दा छिपकलियों की तरह लॉन में इधर उधर उछाल दिया। वो दोनों जहां गिरे थे वहीं बेसुध पड़े रह गए। उनमें या तो सचमुच हिलने जुलने की सकत ना रही थी, या शायद फिर उन्होंने जानबूझकर बेजान पड़े रहने में ही आफिया जानी थी। उन्हें फेंक कर वो झूमता हुआ सीधा इसी तरफ चला आ रहा था जहां मैं मौजूद था। वो उस इमारत के गोशे गोशे से वाकिफ मालूम होता था, इसीलिए तो गर्दन उठाकर इधर उधर देखने के बजाय सीधा चला आ रहा था। इस बात पर शुबह की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो मेरे लिए वहां आया था, और जिन लोगों को ग्रेगरी और हैम्फ्रे सरकारी मेहमान बना लाए थे वो चतुर बेमहार उन्हीं में से किसी का पालतू मालूम होता था, और उन्हीं के इशारे पर वहां घुस आया था। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाकर कोई ऐसी चीज तलाश करने की कोशिश की जिससे मैं उस हाथी के मुकाबले में अपना दिफा कर सकता, मगर वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी, और हथियार किस्म की कोई चीज वहां पे ग्रेगरी और हैम्फ्रे ने नहीं छोड़ी थी। वो दोनों जब लेजी की इत्तला पर फर्नीलो के भेजे हुए गुंडों से मुझे निजात दिलाने के लिए वहां आए थे, उसके बाद उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा था, और इस तलाशी के दौरान में एक एक हथियार दरियाफ्त करके अपनी तहवील में ले लिया था। फिर जब मैं दोबारा यहाँ वारिद हुआ तो मुझे अपने मतलब की चीज समझकर उन्होंने मेरी हिफाजत और निगहदाश्त के लिए अपनी पुलिस फोर्स के 2 जवान मकान के बाहर मुतय्यन कर दिए थे, जो अब बेजान मुजस्समों की तरह लॉन में बेतरतीब पड़े थे। वरना तो मैं कहाँ का वजीर सफीर किस्म की चीज था जो मेरी हिफाजत पर वो अपने 2 तरबियत याफ्ता आदमी बर्बाद करते। वो नीगरो मेरे करीब से करीब तर आता जा रहा था, और मेरे पास अपने हुनरमंद हाथों और तजुर्बे के सिवा कोई हथियार नहीं था। एक उस आलिया खानम की दी हुई अंगूठी थी जो पिस्तौल, बंदूक और स्टैंड गन जैसे दूरमार हथियारों को गोलियां उगलने से रोक सकती थी, मगर किसी खंजर बदस को या उस निगरो जैसे मखना हाथी को मुझ तक पहुंचने से रोकना उसके इख्तियार में नहीं था। वो सियारो बहुत ही खतरनाक इरादा लेकर मेरी तरफ आ रहा था, और मुझे उसका मुकाबला अपने हाथों और तजुर्बे से ही करना था। उससे बचने की एक ही तरकीब मेरी समझ में आ रही थी कि मैं अंदरूनी कमरे में जाकर उस खुफिया रास्ते से आर्थर के घर में चला जाऊं जहां से फरार होकर लिजी ने ग्रेगरी को फोन करके मेरी मदद के लिए बुलाया था और मुझे फर्नीलो के आदमियों से निजात दिलाई थी। लेकिन अब तो मुझे इस तरकीब पर अमल करने में भी देर हो गई थी। वक्त का आखिरी सिरा भी मेरे हाथ से निकल चुका था। इससे पहले कि मैं फरार के रास्ते की तरफ कदम बढ़ाता, ड्राइंग रूम का दरवाजा जोरदार धमाके से खुला और वो काली आंधी अंदर दाखिल हो गई। अब मेरे पास उससे मुकाबला करने के सिवा कोई राह नहीं रह गई थी। मेरे लिए अपने हाथों का हुनर इस्तेमाल करने के सिवा कोई चारा ही नहीं रहा था। मैंने नजरें उठाकर उसे देखा। वो किसी देव की तरह दोनों हाथ कमर पर रखे खड़ा कहर आलूद निगाहों से मुझे घूर रहा था। मैं भी उसके सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्ती से पूछा, क्या बात है, कौन हो तुम और यहाँ इस तरह क्यों घुस आए हो? उसने भवें सुकड़कर तहकीर आमेज निगाहों से मुझे देखा। यू फूल, तुम्हारा क्या ख्याल था कि पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद हमसे बचकर वापस भी जा सकोगे? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। तुम क्या कह रहे हो? ये पुलिस को इन्फॉर्म करने का और वापस जाने का किस्सा क्या है? आखिर तुम हो कौन? साफ साफ बात करो। साफ साफ बात यह कि मुझे तुम्हारी बोटियां करके कुत्तों को खिला देने और बची कुची हड्डियां तुम्हारी माँ को तोहफे के तौर पर भेज देने का हुक्म मिला है। बेवकूफ़ के बच्चे, तुमने जो कुछ किया उसके बाद तो रोए ज़मीन पर तुम्हारे लिए कब्र की जगह भी नहीं रही है। शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हें किसी और के लिए हुक्म किसी ने दिया होगा। मैं तो ऐसे किसी आदमी को जानता तक नहीं जो ऐसे खौफनाक अहकामात देता हो। क्या तुम्हारा नाम गयास अहमद नहीं है? अब की बार उसकी आंखों में उलझन तैरने लगी। मैंने उसे मजीद उलझाने के लिए कहा, देखा, मैं तो पहले ही समझ रहा था कि तुम गलत जगह पर आ गए हो। मेरा नाम गयास अहमद नहीं गुलाम जिलानी है, और मैं यहाँ ओलिवर का मेहमान हूँ। तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं किसी गलत जगह पर नहीं आया हूँ। मुझे यहीं भेजा गया है, ओलिवर के मेहमान गयास अहमद के पास। मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम गुलाम जिलानी है, मगर तुम यहाँ सैन फ्रांसिस्को में गयास अहमद ही हो। अच्छा, चलो मैंने मान लिया, तुम ठीक कहते हो, मगर मेरा जुर्म क्या है आखिर?
चीफ का कहना है कि तुमने पुलिस को इत्तला देकर तंजीम के कई लोगों को पकड़वा दिया है, मगर मैंने तो ऐसा नहीं किया। तुम्हारे चीफ को किसी ने गलत इत्तला दी है। गलत हो या सही मैं नहीं जानता, तुम्हें मेरे चीफ के पास चलना होगा। मगर क्यों? इसलिए कि जिसे चीफ तलब करता है उसे आसमान दोबारा नहीं देख पाता। वहां तुम्हारे गोश्त से चीफ के कुत्तों की दावत होगी। मैंने समझ लिया कि वो आसानी से मेरी जान छोड़ने वाला नहीं था। उसकी नजरों में मेरी कोई हैसियत ही नहीं थी। वो समझ रहा था कि वो मुझे जबरदस्ती हाथ पैर बांधकर उठा ले जाएगा। यही उसकी खामख्याली थी और इसी फरे में मुब्तला रखकर मैं उसे शिकस्त दे सकता था। चुनाचे मैंने उसे गुस्सा दिलाकर उसकी खोपड़ी नाकारा कर देने की नीयत से कहा, हाँ, अगर तुम मुझे यहाँ से ले जा सको तो जरूर अपने चीफ के खानदान वालों की दावत में मेरा गोश्त इस्तेमाल कर लेना। मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। मेरे इस तौहीनामेज़ अंदाज ने उसकी भूसा भरी खोपड़ी में आग लगा दी। वो गुस्से से मुट्ठियां भींचता और बंदर की तरह दांत निकालता आगे बढ़ते हुए गुर्राया, यू फूल, तुमने समझा क्या अपने आप को, बंदर की औलाद? मैंने उसे मजीद तैश दिलाने के लिए हंसकर कहा, शक्ल से तो तुम भी अफ्रीकी बंदर ही की औलाद नजर आते हो, फिर बताने की क्या जरूरत है। ओह बदमाश कमीने, थॉमसन से आज तक किसी ने इस अंदाज में बात करने की हिम्मत नहीं की। मैं तुम्हारी इस बकवास का तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। ये कहकर उसने गजबनाक अंदाज में मुझ पर छलांग लगा दी। मेरी जिंदगी भी इन्हीं खेल तमाशों में गुजरी थी। अब मैं इतना भी गया गुजरा नहीं था कि वो आसानी से मुझे काबू कर लेता। उसकी जमीन छोड़ती मैंने भी अपनी जगह छोड़ी और झुकाई देकर उसके दाएं जानिब दीवार से जा लगा। वो उस सोफे पर गिरा जिसके आगे मैं खड़ा था और सोफे समेत उलटकर दूसरी तरफ गिर गया। उसने उठने में बड़ी फुर्ती का मुजाहरा किया और उठते ही तीर की तरह मेरी तरफ आया, मगर मैं भी कुछ कम फुर्तीला ना था। जब वो उस जगह पहुंचा जहां एक लम्हा पहले मैं खड़ा था तो मेरे बजाय मजबूत दीवार ने उसका इस्तकबाल किया। वो अपने ही जोर में पूरी कुव्वत से दीवार से टकराया और उस तसादुम से जो धमाका हुआ उससे दीवारें लरस कर रह गई। खिड़कियों के शीशे झंझना उठे। अगर मैं भी वहां मौजूद होता तो मेरा हशर नशर हो जाना था। उसकी आंखों के आगे भी यकीनन अंधेरा छा गया होगा। जब भी वो अपना सर दाएं बाएं जोर जोर से झटक रहा था, मैंने इस मौके से फायदा उठाते हुए तेजी से झपटकर दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़ ली, मगर बस एक पल के लिए वो गर्दन मेरे हाथों में रह सकी। जैसे ही मेरे हाथों ने उसकी गर्दन को छुआ, उसने जोर से अपना दायां कंधा झटक दिया। मैं उस झटके से उछलकर पीछे जा गिरा। मेरा सुरमा बन जाने में बस जरा सी कसर रह गई थी। थॉमसन किसी भारी चट्टान की तरह वहां आकर गिरा जहां लम्हा भर पहले मैं मौजूद था। मैं फुर्ती से उछलकर खड़ा हुआ तो देखा कि वो फर्श पर दोनों हाथ टिकाकर दोबारा उठ रहा था। उसके होठों और पेशाने से खून बह रहा था। उसमें वो तेजी तरारी नहीं रही थी। मैंने इस मर्तबा उसकी गर्दन पर हाथ डालने के बजाय चीते किसी तेजी से झपटकर उसका दायां हाथ पकड़ा और उसको संभलने का मौका दिए बगैर निहायत फुर्ती से उसे बल देकर अपने मखसूस अंदाज में झटका दिया। चट की आवाज के साथ ही थॉमसन के मुंह से चीख निकल गई। मैं जिस तेजी से उस पर झपटा था, इसी तेजी के साथ उसका हाथ छोड़कर अलग हो गया। उसे ऐसा लगा होगा जैसे उसके हाथ पर बिजली गिरी हो। वो दोबारा जमीन पर ढेर हो गया और अपना हाथ रानों में दबाकर मछली की तरह तड़पने लगा। उसके मुंह से मुगलजात का तूफान उबल पड़ा था। लेकिन थॉमसन बड़े ही सख्त फौलादी आसाब का मालिक था। चंद सेकंड लोट पोट कर वो दोबारा खड़ा हो गया। उसका दायां हाथ नाकारा हो चुका था, चेहरा खून में डूबा हुआ था। उसके बावजूद वो खड़ा होकर मुझे ललकार रहा था, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुत्ते, मैं एक हाथ से भी तेरी गर्दन तोड़ सकता हूँ। उसने अपना बायां हाथ आगे करके आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से शोले लपक रहे थे। मैं खामोश खड़ा उसके करीब आने का इंतजार करता रहा। मेरी नजरें उसके आगे बढ़े हुए हाथ पर जमी थी। हमारे दरमियान फासला इतना कम रह गया कि मैं एक ही जस्त में उसके हाथ को अपनी गिरफ्त में ले सकूं, तो मैं नपे तुले अंदाज में उसके हाथ पर झपटा। इस बार वो खासा चौकन्ना था। उसने तेजी से एक तरफ होकर अपने हाथ को मेरी जद से बचाते हुए उसे मकदर की तरह घुमाकर मेरी पुश्त पे दे मारा। उसका हाथ पूरी कुव्वत से मेरे नहीं लगा। इसके बावजूद मुझे अपना तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो गया और मैं उसके करीब से गुजरकर औंधे मुंह एक सोफे पर जा गिरा। सोफा मेरे साथ ही उलट गया। मैं सोफे की दूसरी जाने पड़ा था और अभी संभलने भी ना पाया था कि थॉमसन ने लात मारकर सोफे को मेरे ऊपर पलट दिया। मैं सोफे के नीचे चित पड़ा था। इस हालत में अगर मैं जरा भी सुस्ती का मुजाहरा करता तो मुझे दोबारा उठना नसीब ना होता। मैंने फौरन ही सोफे को दोनों हाथों पर संभाला और एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसे पूरी कुव्वत से ऊपर उछालकर खुद उसके नीचे से मछली की तरह फिसलकर दीवार से जा लगा। थॉमसन सोफे को मेरे ऊपर उलटकर अपने पूरे जोर से उसके ऊपर गिरा था, लेकिन मैंने सोफा उछालने में इतनी जल्दी की थी कि थॉमसन को मौका ही न मिल सका। उसके गिरने से पहले सोफा उसके मुंह पे लगा, जिसकी वजह से थॉमसन की जख्मी पेशानी और रुखसार की जिल्द फट गई और वो अपना तवाज़ुन भी खो बैठा। नतीजा यह हुआ कि सोफा उसे टकराकर वापस नीचे गिरा तो उसके साथ ही थॉमसन भी औंधे मुंह उस पर आ रहा। एक हाथ उसका पहले ही नाकारा था, जिसकी वजह से दोबारा संभल कर उठने में उसे कदरे दुश्वारी हो रही थी। मैंने इस मोहलत से फायदा उठाया और एक जोरदार ज़रब उसकी जख्मी पेशानी पर और रसीद कर दी। वो इस ज़रब से बिलबिला उठा और पलटा खाकर सोफे से अलग लुढ़क जाना चाहा, मगर मैंने उसे इसका मौका नहीं दिया। उसके पलटते तेजी से उसका सही सलामत हाथ पकड़ लिया और फिर मुझे वो दूसरा बाजू भी उखाड़ देने में बस पलक झपकने की देर लगी थी।
इस बार थॉमसन की चीख कानों के पर्दे फाड़ती हुई महसूस हुई। वो उल्टे हुए सोफे पर चित पड़ा जमीन पर पैर रगड़ रहा था। उसके दोनों बाजू नीचे झूल रहे थे और ऊपरी निस्तर सोफे की पुष्ट की तरफ लटका हुआ था। अब वो इस काबिल भी नहीं रहा था कि लुढ़क कर या फिसल कर सोफे से नीचे आ जाता। मैंने उसकी दोनों टांगें पकड़ी और उसे खींचकर फर्श पर डाल दिया। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा बिगड़ कर रह गया। बुरी तरह कराहते हुए वो अपने दोनों पैर फर्श पर मार रहा था। उसकी आंखों से बेबसी और बेचारगी झलकने लगी थी और सारा तनफन, तमाम गुरूर खाक में मिल गया था। अचानक मुझे ड्राइंग रूम के दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और मैं सूरत के साथ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दरवाजे पर एक और सयाफाम नीग्रो एक सफेद फाम शख्स के साथ खड़ा था। वो दोनों ना जाने किस वक्त वहां आकर खड़े हो गए थे। मेरी छठी हिस्स ने मुझे बर वक्त होशियार किया था। अगर एक लम्हे की भी देर हो जाती तो वो मुझे बांध लेने में कामयाब हो जाते। मैंने मुड़ते ही सयाफाम को एक ऐसा जाल अपनी तरफ फेंकते देख लिया था जिसमें वो एक बार पहले भी मुझे फांस चुके थे। जाल के हवा में परवास करते ही मैंने चीते की तरह जस लगाई और ड्राइंग रूम के दूसरे सिरे तक दौड़ता चला गया। दीवार के करीब जाकर मैं पलटा और दीवार से पुष्ट लगाकर खड़ा हो गया। वो दोनों झंझलाए हुए नजर आते थे। उनका ये दाव भी बेकार गया था। नीग्रो कहर और गजब की निगाहों से मुझे देखते हुए जाल को वापस अपनी तरफ खींच रहा था। सफेद फाम ने गुस्से से दांत भींचते हुए पिस्तौल निकालकर मेरी तरफ सीधा कर लिया और दरवाजे से हटकर चंद कदम अंदर आ गया। उसने मेरा निशाना लेते हुए कहा, सीधी तरह खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हारा भेजा उड़ाने में जरा भी रियायत नहीं करूंगा। तुमने हमारे बहुत कीमती आदमी को नाकारा कर दिया है। अब तुम किसी और रियायत के मुस्तहक नहीं रहे। मैं तुम्हारे आदमी से लड़ने नहीं गया था। उसने खुद ही यहाँ आकर मुझे चैलेंज किया था। फिर उसके अंजाम का जिम्मेदार मैं कैसे हो गया? मैंने भी तुंद लहजा इख्तियार किया। एक यही क्या, तुम तो बहुत सी बातों के जिम्मेदार हो। किस किस से इनकार करोगे? बेहतर यही कि आप खामोशी के साथ हमारे साथ यहाँ से चले चलो। और अगर मैं इनकार कर दूं तो फिर हम तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा रहने के काबिल नहीं छोड़ेंगे और जब तुम मफलूज हो जाओगे तो बांधकर तुम्हें गठरी बनाकर साथ ले जाएंगे, इस काले हाथी की तरह। ये भी तो मुझे अपने चीफ के पास ले जाना चाहता था। ये सयाफील तो बेवकूफ़ था, ताकत के जोम में मार खा गया तुमसे। मगर मैं ऐसी हिमाकत नहीं करूंगा। अगर तुमने मुझसे भिड़ने की कोशिश की तो इस पिस्तौल की गोली तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। अच्छा, बहुत जोम है तुम्हें इस चंद के खिलौने पर। क्या तुम इसे इस्तेमाल करना भी जानते हो या सिर्फ धमकियां देने के लिए साथ लिए फिरते हो? वो एकदम मुस्कुराने लगा। बेकार है, मैं थॉमसन नहीं हूं जो तुम्हारी इन बातों से तैश में आकर होश गवा दूंगा, और ना ही इसकी तरह अपने हाथ पैरों से मुकाबला करने का कायल हूं। तो फिर तुम किस तरह मुकाबला करने के कायल हो? मेरी सिर्फ एक उंगली इशारा करेगी और मुकाबला यह पिस्तौल करेगा। क्या तुम इससे मुकाबला कर सकोगे? तुम भी मेरे बारे में पूरी मालूमात हासिल किए बगैर यहाँ चले आए हो। तुझे मेरी तरफ भेजने वालों ने बताया नहीं कि ये पिस्तौल, रिवॉल्वर जैसे हथियार मेरे सामने आते ही अपनी कारकर्दगी भूल जाते हैं। मैंने उसे हकारत से देखते हुए कहा, थॉमसन को तो मैंने काबू कर लिया था। इन दोनों को मैं क्या अहमियत देता? कितनी देर टिक सकते थे मेरे आगे वो? अगर वो जाल मैंने उनके पास ना देख लिया होता तो अब तक मैं उनके हाथ पैर तोड़कर उन्हें थॉमसन के पास लिटा चुका होता। वो उनका अजीबोगरीब गोरख धंधा, जिसे उन्होंने ना जाने किस तरह इंसानों का शिकार करने के लिए तैयार किया था, मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा था। और वो सफेद खोता ये समझ रहा था कि उसने अपने बारिश भर के पिस्तौल से मुझे बेबस कर रखा है। जब तक आलिया ने मुझे वो करिश्मा साज अंगूठी नहीं दी थी, ये पिस्तौल बंदूकें मेरी राह रोक लिया करती थी। मगर अब तो उनकी कोई हैसियत नहीं रही थी मेरे लिए। वो बूढ़ा बंदर कह रहा था, मैंने सुना है कि तुम्हारे सामने हथियार नाकारा हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि तुम्हारे पास ऐसी कोई पोशीदा ताकत है जो हथियारों को बेकार कर देती है, लेकिन मैं ऐसी अहमकाना बातों पर यकीन नहीं रखता। मुमकिन है किसी वक्त इत्तेफाकन ऐसा हो गया हो कि ऐन वक्त पर पिस्तौल या राइफल की गोली ना चल सकी हो, वरना ये हथियार किसी के दोस्त नहीं होते। ये किसी को पहचान के गोलियां नहीं उगलते। इन्हें बनाने वालों ने इनमें पहचानने या रहम खाने की खसलत ही नहीं रखी। ठीक है, अगर तुम इस बालिश भर के औजार पर इतना ही भरोसा है तो अपने साथ ये तीतर पकड़ने का जाल क्यों लिए फिरते हो? ये जाल, ये तो इस नीग्रो विल्सन का हथियार है। मुझे तो इसके इस्तेमाल का तरीका भी नहीं आता। वैसे तुम मुतमईन रहो, मैं उसे जाल इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। इस बालिश भर के खिलौने से ही तुम्हें बांध कर ले जाऊंगा। उसने अपने साथी नीग्रो से कहा, विल्सन, तुम ये जाल बाहर फेंक दो। मैं देखता हूँ कि ये मेरे पिस्तौल के मुकाबले कितनी देर तक खड़ा रह सकता है। बस यही वो मुझसे मात खा गया। यही उससे जबरदस्त गलती सरजद हुई थी और वो ये अंदाजा लगाने में नाकाम रहा था कि मेरे लिए सबसे ज्यादा खौफनाक चीज वही जाल था जिसे वो बाहर फेंकवाए दे रहा था। नीग्रो, जिसे उसने विल्सन कहकर मुखातिब किया था, जाल को बाहर फेंकते हुए हिचकिचा रहा था, मगर शायद वो सफेद फाम बेवकूफ का मातहत था और उसके हुक्म की तामील के सिवा कोई इख्तियार नहीं रखता था। उसने खामोशी के साथ जाल दरवाजे से बाहर फेंक दिया और दोनों हाथ सीने पर बांधकर सादतमंदी से खड़ा हो गया। मेरे लिए खतरे की कोई बात नहीं रही थी। चुनाचे में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उस सफेदे के करीब जाकर उसे पचकारते हुए कहा, अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते। लाओ, ये खिलौना मुझे दे दो। ये तुम्हारे हाथ में अच्छा नहीं लगता। मैंने अपना तिलिस्मी अंगूठी वाला हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। ला, दे दे पुत्र।
मैं अंग्रेजी में पंजाबी की बेबंदकारी भी करता जा रहा था। वो कुछ उलझन का शिकार हुआ, मगर उसने फौरन ही खुद को संभाला और मुझे तनबीह की, रुक जाओ, ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारे इस नफसियाती हरबे का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ, अपने इस गेंडे के अंजाम से इबरत हासिल करो। मैं बातें करते हुए उसके बहुत करीब चला गया। इसका एहसास होते हुए तेजी से पीछे हटा और मेरे पैरों का निशाना लेकर पिस्तौल की लबलबी दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने काम करने से इनकार कर दिया। उसने घबराकर पिस्तौल को देखा और लबलबी पर पूरा जोर सर्व करने लगा। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, ओ यार, जरा खोल के तो देख, कहीं इसके प्लग में कचरा तो नहीं आ गया, कोई गियर शेयर तो नहीं फंस गया इसका, तू खाली खोली अपनी उंगली को तकलीफ क्यों दे रहा है। मेरे कहने पर उसने जल्दी से पिस्तौल का चैम्बर खोलकर देखा और उसे उल्टा करके दूसरे हाथ पर झटक दिया। चैम्बर से निकलकर 6 गोलियां उसकी हथेली पर आन गिरी तो उसने हैरत और खौफ के मिले जुले अंदाज से मेरी तरफ देखा। फिर उसने झंझलाकर वो गोलियां मुझ पर खींच मारी। इससे पहले कि वो खाली पिस्तौल भी मेरे सर पर दे मारता, मैंने जल्दी से आगे बढ़कर पिस्तौल उसके हाथ से झपट लिया। उसने पिस्तौल मेरे हाथ से छीनने के लिए मेरा हाथ पकड़कर जोर आजमाई शुरू कर दी, मगर यह तो उसकी खाम ख्याली थी कि वो ताकत का मुजाहरा करके मुझे ज़ेर कर लेगा। मैंने उसके पेट में घुटना रसीद कर दिया। उसके हलक से चीख निकल गई। उसने मेरा हाथ छोड़ा और दोनों हाथों से अपना पेट पकड़कर दोहरा होता चला गया। शायद घुटना कुछ ज्यादा ही जोर से लग गया था, या फिर वो लड़ने भिड़ने वालों के कबीले का आदमी नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता था? वो जिन लोगों के साथ था और जिनकी खातिर मुझे बांध कर ले जाने के लिए यहाँ आया था, उनके साथ कोई नाजुक अंदाम शख्स तो चल ही नहीं सकता था। अब जो कुछ भी हो, चोट उसे ऐसी आई थी कि वो पेट पकड़े सजदे के अंदाज में दोहरा पड़ा था। उसकी तरफ से मुतमईन होने के बाद मैंने उस नीग्रोजादे विल्सन को देखा। वो अपने सफ़ेद फार्म अफसर आला को ज़मी बोस होते देखकर तेजी से बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन अभी वो दरवाजे से निकलने भी ना पाया था कि उलट कर वापस कमरे में आन पड़ा। यूं लगा जैसे किसी ने बाहर से उसे ठोकर मारकर अंदर उछाल दिया हो। उसके साथ ऐसा ही हुआ था। उसके अंदर गिरते ग्रेगरी पिस्तौल हाथ में लिए अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे हैम्फ्रे भी था। वो अंदर दाखिल होते ही ठिठक कर दरवाजे में ही रुक गए थे। अंदर का मंजर उनके लिए ऐसा ही चौंका देने वाला था।